जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेस्टेड कंडीशंस, जिसको हमने डिस्कस करना है। याद रखिएगा ये डिसीजन मेकिंग में तीन तरह का सेगमेंट पूछा जाएगा आपसे। अगर डिसीजन मेकिंग लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग कवर होगा ऑब्वियसली, उसमें इफ है, उसमें इफ एल्स है, ठीक है, और थर्ड सेगमेंट आपका ये होगा नेस्टेड का। तो ये तीनों सेगमेंट्स मिलाकर आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो सकता है। इफ और इफ एल्स तकरीबन मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ अगर वो समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है, इसलिए वो आपको अलग समझा दिया। अब हमारे आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेस्टेड कंडीशन। देखिए जी, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। व्हेन मेनी स्टार्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जैसे कि आपके पास मुख्तलिफ तिनके जो होते हैं ना, जब आपस में जुड़ते हैं तो एक घोंसला बनता है। ऐसे बनाता है ना परिंदा, कोई भी जब घोंसला बनाता है। तो नेस्ट का मतलब होता है जब चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर नेस्टेड कंडीशंस का मतलब हुआ जब बहुत सारी कंडीशंस आपस में जुड़ी होंगी। यानी कि एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन जुड़ती कैसे है? जब एक कंडीशन के साथ आप दूसरी कंडीशन को मुंसलिक कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। अब डिसीजन स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? डिसीजन स्टेटमेंट कह सकते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट कह सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। तो मैंने लिख दिया अ डिसीजन स्टेटमेंट विद इन एन अदर डिसीजन स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टिंग। यानी कि जब आपकी एक कंडीशनल स्टेटमेंट या एक डिसीजन स्टेटमेंट है, आपने उसके अंदर एक और लगा दी, तो फिर वो क्या बन गया? नेस्टिंग बन गया। सर अगर हम दो और लगा दें, भाई आप 10,000 भी और लगा देना, तो उसका नाम अब वही रहेगा, क्या? नेस्टिंग, नेस्टेड। यानी कि जितनी मर्जी आप उसके अंदर ऐड करते जाओ, वो नेस्टेड स्ट्रक्चर बन गया, नेस्टेड डिसीजन मेकिंग बन गया, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर बन गया। उसके मुख्तलिफ नाम लोग लेते हैं, आपको सारे वर्ड्स तैयार होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन फिक्स कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, साइंटेक्स क्या है? साइंटेक्स बड़े ध्यान से समझना है। हमने लिखा इफ कंडीशन और मैंने कंडीशन 1 लिख दी, यानी कि मैं इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगाना था तो मैंने इसको नंबरिंग दे दी, ठीक है जी। बुक में भी यही लिखा हुआ इफ कंडीशन 1, और कंडीशन के बाद क्या आता है? हमेशा कॉलन, कॉलन लगा दिया। अब इसके नीचे मैं जो भी लिखूंगा वो इसका हिस्सा माना जाएगा। अगर मैं इंडेंट दे के लिखूंगा तो वो इसका हिस्सा माना जाएगा। मैंने इंडेंट दे के क्या लिख दिया? इफ कंडीशन 2। इसका मतलब है कि आपने ये वाली कंडीशन इसकी बॉडी के अंदर लिखी है, ये कंडीशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये कंडीशन इसके साथ मुंसलिक है, ये कंडीशन इसके साथ कनेक्टेड है। सर आप इतना कॉन्फिडेंट के साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ कैसा कह सकते हैं? भाई देखें, ये हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई देखें, मैंने यहाँ पर इंडेंट क्रिएट किया है, तो इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट आएगी अगर वो इंडेंटेड है, यानी कि अगर इंडेंट क्रिएट किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि ये चीज आपकी उसका हिस्सा है। तो ये इफ की कंडीशन आपका हिस्सा। इसका मतलब है कि जब नॉर्मली कंप्यूटर चलेगा, प्रोग्राम चलेगा, तो पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन आपकी पास हो गई, कंडीशन ट्रू हुई, तो आप नीचे आओगे ना यहां पर। अदरवाइज आप कहां जाओगे? अदरवाइज आप इसके एल्स पे जाओगे। इसका एल्स कहां पे? ये पड़ा हुआ है। तो देखें, अगर कंडीशन ट्रू तो ये सारा हिस्सा चलना है, ये सारा। अब इसमें से आगे फर्दर एक कंडीशन इफ एल्स लगा हुआ है, वो एक अलग बात है, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो फिर इफ के नीचे वाला कोड नहीं चलता, बल्कि एल्स के नीचे वाला चलता है। यहां पे लिखा हुआ कोड टू रन इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स, इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स। यानी कि ये कोड तब चलेगा जब आपकी कंडीशन 1 फॉल्स। अब अगर आपने ये अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो इंशाल्लाह नेस्टिंग में कोई मसला आपको नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं इफ, फिर इफ और एल्स, और फिर एक होता है इफ एलिफ एल्स। लेकिन इफ एलिफ एल्स आपके यहाँ पर जो है सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने बस आपको बता दिया कि एक स्टेटमेंट होती है, वो मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए होती है, जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो एक ही प्रोग्राम के अंदर। ये तो है ना कि एक कंडीशन चेक कर ली, या उसके अंदर आपने एक डिपेंडेंट, या जिसको आप बोलेंगे जी ये चाइल्ड कंडीशन है, नेस्टेड कंडीशन है, लेकिन वो उसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। खैर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं वापस। तो ले जी, अगर कंडीशन सर ट्रू हो जाती है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो आप आ गए वेरी नेक्स्ट लाइन पर। बस ये नहीं मैंने बोला कि सारी लाइंस में, आप वेरी नेक्स्ट लाइन पर आओगे बस। अब वेरी नेक्स्ट लाइन पर क्या है? फिर से एक कंडीशन लगी हुई है। अगर तो आपने ये सिर्फ इफ बनाना होता, एल्स ना बनाना होता, तो तब भी ठीक था, कोई मसला नहीं। सिर्फ इफ भी होता है तब भी वो नेस्टेड ही है। सर अगर इफ के अंदर इफ आ जाए तो नेस्टेड, अगर इफ के अंदर इफ एल्स आ जाए तो नेस्टेड, अगर इफ एल्स के अंदर इफ आ जाए तो भी नेस्टेड। याद रखिएगा, किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग लगा दें किसी भी तरह का, तो वो क्या बन जाता है? वो नेस्टेड बन जाता है, यानी कि नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन ट्रू तो आप नीचे आ गए। अब यहाँ पर आपने फिर एक कंडीशन लगा दी, कोई भी इफ के बाद आपने कंडीशन लिखी। अच्छा जी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके वेरी नेक्स्ट लाइन चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इंडेंट क्रिएट किया हुआ है। और सर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ठीक है, अगर आपने इसका एल्स बनाना है तो आप इसका एल्स बना लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी अब कंडीशन 1 ट्रू है, अब आपकी कंडीशन 1 जो है वो क्या है? ट्रू। तो देखें,
ये कोड तब चलेगा, कोड टू रन इफ कंडीशन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू है ऑब्वियसली तब चलेगा, और पहले वाली तो आप ऑलरेडी ट्रू करके आए हो ना, इसलिए यहां तक याद रखिएगा कि आपका पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू है। लेकिन ये कोड तब चलेगा एल्स का, कि एल्स तो चलता ही तब है जब ऊपर वाला इफ गलत हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। अब देखें, कोड टू रन इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, 1 तो ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि आप इस हिस्से में हो, लेकिन बट कंडीशन ट्रू इज, जो कंडीशन 2 है दैट इज फॉल्स, आपकी कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स हो गई, तो एल्स चलेगा ना भाई। एल्स कब चलता है? जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए। ये एल्स कब चलेगा सर? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन देख लें, एल्स में लिखा हुआ है इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इसके अलावा भी कोई आपका टीचर में भी, अगर लेट्स से आप किसी एकेडमी किसी स्कूल अदारे में पढ़ रहे हो, तो वहां पे वो थोड़ी सी कंडीशन बदल भी सकता है, मतलब वो इफ के अंदर सिर्फ इफ लगा दे। मैं अगर इसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दूं तो मैं लिखूंगा इफ, अगर किसी बच्चे को इसको रिप्लेस करना पड़े साइंटेक्स को, तो वो ये याद कर सकता है, इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2, कोड टू रन इफ व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ले जी, ये आपका सिंपल सा सिंटैक्स है। ये भी क्या है? ये भी आपका जो है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी आपने इफ यूज कर लिया, आपने इफ का एल्स इस्तेमाल नहीं किया, इट्स ओके। इफ का एल्स आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने एल्स इस्तेमाल कर लिया तो इफ कंपलसरी है, लेकिन अगर आप इफ के साथ एल्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इट्स टोटली अप टू यू, आप चाहे तो ना करें। ले जी, अब आपके बुक का प्रोग्राम है, पहले यहां पर समझे, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी करवाता हूं, लेकिन पहले यहां पर बोर्ड पे जरा ना ज्यादा अच्छे से समझ आती है आपको, चीजों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी मैं करके दिखा देता हूं। देखिए जी, वेदर है आपका रेनी। उन्होंने कहा कि जी आप ना एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि आप पाइथन का प्रोग्राम बनाए जिसमें आपने वेदर की वैल्यू लेनी है रेनी, और आपका टेम्परेचर है आपको फिक्स करके दिया गया है 10, ठीक है। फिर आपने कंडीशन देखनी है कि अगर तो वेदर रेनी है और टेम्परेचर आपका 15 से बिलो है, 15 से क्या है? बिलो, तो उसका मतलब है कि फिर आपका अच्छा खासा वहां पे क्या है, ऑब्वियसली सर्दी है, तो फिर आप क्या करें? रेनकोट वियर कर लें। अदरवाइज अगर लेट्स से कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा कम नहीं है, ठीक है, सिर्फ बारिश है, तो फिर रेनकोट वियर ना करें, फिर आप अम्ब्रेला सिंपल यूज कर ले, आपको सर्दी तो लगने नहीं वाली। लेकिन अगर टेम्परेचर जो आपका वेदर जो है वो रेनी है ही नहीं, तो फिर सिंपल आप एंजॉय करें। ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, हमने, आपने वो स्टेटमेंट सारी पढ़ लेनी है, अब हमने बनाना उसका प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझें। वेदर की वैल्यू क्या है? रेनी, क्योंकि ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू थी तो डबल कोट जरूरी है। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 10। उन्होंने टेम्परेचर का पूरा वेरिएबल लिखा, मैंने सिंपल टी भी लिख दूं तो ठीक है। तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल है जी, कितना? 10। अच्छा, उसके बाद अब मैंने कंडीशन लगाई, इफ वेदर इक्वल टू रेनी। सर ये इक्वल टू क्यों लिखा है भाई? आपको यहां पर क्या चाहिए होता है? कंडीशन। इफ के बाद क्या चाहिए? कंडीशन। और कंडीशन कब बनती है? जब लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो, जब कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल हो, तो इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। अगर मैं सिर्फ इक्वल टू लिखता तो वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर कंडीशन नहीं बनाता, इसलिए लिखा इफ वेदर इक्वल्स टू रेनी, यानी कि अगर वेदर की वैल्यू कितनी है आपके पास? रेनी, तो रेनी इक्वल्स टू रेनी में कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। आप नीचे आ जाएंगे, आप वेरी नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, और यहां पर फिर से एक कंडीशन है, तो इसलिए इसको नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एग्जांपल में दिया गया है। यहां पर फिर एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन 15 है, टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10, यहाँ पे आप 10 पुट करें, 10 इज लेस देन 15 पर कंडीशन क्या हो गई? ये भी ट्रू हो गई। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या चलेगा? वियर रेनकोट। तो स्क्रीन पर क्या शो होगा? वियर रेनकोट। क्यों? एल्स क्यों नहीं चलना भाई? क्योंकि आपका इफ चल गया है। अगर इफ के नीचे वाली स्टेटमेंट चल गई है तो अब ऑब्वियसली ये नहीं चलना। उसके बाद अगर आपका ये वाला चल गया है, वेदर की वैल्यू ये वाली चल गई है, इफ की कंडीशन चल गई है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे वाला एल्स यानी कि एंजॉय योर डे, ये भी नहीं चलना। ठीक है जी। तो जो स्क्रीन पर शो होना है वो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ले जी, ये हम आगे स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं फाइल नहीं बना रहा, मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इस पर मैंने आपको करके दिखाना है नेस्टेड का काम, ठीक है। तो इसमें यानी कि हम लोगों ने कंडीशंस मल्टीपल इस्तेमाल करनी है। तो ठीक है जी, सबसे पहले हमने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे लिखा वेदर आप लिख लें जी, सपोज रेनी, जो आपको वैल्यू आपकी बुक ने रिकमेंड की है। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? टेम्परेचर की वैल्यू हमने रख दी जी 10। मैं बाद में वैल्यूज बदल के भी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इफ की कंडीशन लगा दें, इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, आप यहाँ पे लिख दें जी रेनी। और फिर इसके अलावा रेनी के बाद हमने लिखा, क्योंकि ये कंडीशन है तो बाद में कॉलन आएगा, फिर उसके बाद नीचे आ गया। अब आपने देखिए, आपका पाइथन जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेंट क्रिएट करता है, तो इंडेंट ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर रहा है। अब हमने नेस्टेड कंडीशन बनानी, तो एक और कंडीशन लगाते हैं। आप टेम्परेचर पे लगा देते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन हो 15 से, तो कंडीशन के बाद फिर से कॉलन आएगा। अब इसने फिर से इंडेंट क्रिएट कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या प्रिंट करना है जी? इस सिचुएशन में प्रिंट करना है कि वियर
अ रेन कोट, ठीक है जी। और उसके अलावा हमने इसका एल्स बनाना है तो इसके बिल्कुल नीचे एल्स बनाना पड़ेगा इसका, और उसका इंडेंट वो खुद ही क्रिएट कर देगा, नहीं तो आप खुद कर दीजिएगा। इसके अब क्या करेंगे जी, इंडेंट में लिखना है टेक एन अम्ब्रेला। ये बेसिकली इस चीज को शो कर रहा है ना कि आपके, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन जो है अगर आपकी ट्रू नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन चलेगी, तो इस सूरत में हम अम्ब्रेला यूज करने को बोलेंगे। आपकी मर्जी, आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हो। अब मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट का एल्स बनाना है, देखिए ना, इसका इफ और इसका एल्स तो बन गया। अब इस इफ का भी एल्स बनाना है तो वो आप बिल्कुल इसके नीचे बनाओगे यहाँ पर एल्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसका इंडेंट क्रिएट हुआ, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंजॉय योर डे। मैं अब आपको सारी इसकी समझाता हूँ एग्जीक्यूशन वैल्यूज चेंज करके। एंजॉय योर डे, ठीक है जी। तो पहले देखें जी क्या स्क्रीन पे शो होने वाला है। हमने बोर्ड पे अभी डिस्कस किया कि वियर अ रेनकोट शो होगा, तो ले जी वियर अ रेनकोट शो हो गया। अब चेक करें, ये वैल्यू है आपकी रेनी, ठीक है। मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो बदल देता हूँ, 100 टेम्परेचर कर देता हूँ मिसाल के तौर पर। तो वेदर इज इक्वल टू रेनी है, लेकिन टेम्परेचर 100 है, ऐसा पॉसिबल तो खैर नहीं है। थोड़ी सी रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, 25 कर देते हैं। 25 टेम्परेचर के साथ पॉसिबल है कि बारिश में जो है वो इतना टेम्परेचर भी हो और बारिश भी हो रही हो, गर्मियों में ऐसा भी हो जाता है। इफ वेदर इज इक्वल टू रेनी, वेदर आपके पास वाकई में ऊपर वैल्यू रेनी पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो आपकी हो जानी है ट्रू, यानी कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई। इसका एक मतलब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब ये कंडीशन चलनी है ना, तो ये वाला कोड चलना है बस। इसका ये वाला एल्स पार्ट तो कभी भी नहीं चलने वाला, यानी कि एंजॉय योर डे तो आप अपने दिमाग से निकाल दें। अब आप आ जाए जी इन दोनों के ऊपर। ये बड़ा सिंपल तरीका होता है ना कोड को चलाने का, पहले अपना दिमाग जरा क्लियर करते हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों में से देखें, अब यहाँ पर फिर एक कंडीशन है, टेम्परेचर इज लेस देन 15। आपका टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 इज लेस देन 15, नो, कंडीशन फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ के नीचे वाला कोड चलेगा या एल्स के नीचे वाला, सर एल्स के नीचे वाला। तो एल्स के नीचे क्या लिखा हुआ, टेक एन अम्ब्रेला, तो ये चेक कर लें जी, टेक एन अम्ब्रेला, ये देखिए टेक एन अम्ब्रेला आ गया। ये बेसिकली तरीकाकार है कि आपकी एक कंडीशन ट्रू तो फिर उसके बाद दूसरी चेक होनी है, अगर वो भी ट्रू तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर आपकी पहली ट्रू लेकिन दूसरी ये वाली फॉल्स हो गई तो फिर उसका एल्स चलेगा। लेकिन अगर आपकी पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर रेनी है ही नहीं, यहाँ पे है जी, लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं इसके साथ, यानी कि मैंने स्पेलिंग उसके बदल दी है, या आप उसको बेशक मौसम भी बदल दें, आप अगर वो रेनी मौसम में क्लाउडी कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ बादल हैं। अब देखिए आपने कंडीशन लगाई है रेनी के ऊपर, तो आपकी यहाँ पर ही कंडीशन फॉल्स हो जानी, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है, क्लाउडी की। जरा चेक करें, जब ये कंडीशन यहाँ पर ही फॉल्स हो गई तो भाई ये तो चलना ही नहीं है ना, अब तो चलेगा ही एल्स, और क्या शो होगा, एंजॉय योर डे। तो जरा चेक करें, एंजॉय योर डे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली पैटर्न है नेस्टेड को देखने का, समझने का। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नीचे उन्होंने आपके इस कोड के नीचे एक्सप्लेनेशन में कोड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप समझें। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जी। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।